गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ इस देश की जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेकर के आए हैं, वो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एक सब्जेक्ट है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट CE 6 सेमेस्टर का, केमिकल इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। इस सब्जेक्ट के MCQs, इम्पोर्टेंट MCQs आज मैं लेकर के आया हूँ। इसके कॉन्सेप्चुअल जो लेक्चर्स हैं वो पहले मैं बना चुका हूँ, एक तो रह गया है तो वो बाद में बनेगा। लेकिन अभी क्योंकि गाइडलाइन ये आई है आपके यहाँ कि पॉसिबली जहाँ तक है आपके यहाँ एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में होंगे, MCQs टाइप में होंगे, तो उस कंडीशन में MCQ की तैयारी करानी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इस वजह से आज जो है हम लोग MCQ करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर बना है, एनर्जी ऊर्जा, कंजर्वेशन संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, संरक्षण का मतलब ऊर्जा की रक्षा करना। कैसे हम वेस्टेज ऑफ एनर्जी को कम कर सकते हैं, कैसे हम एनर्जी को बचा सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल टाइप एनर्जी रिसोर्स हैं उनकी एक लिमिट है। ठीक है, उस लिमिट के बाद में, यानी उतना कंज्यूम होने के बाद में, फिर हमारे पास नॉन रिन्यूएबल टाइप एनर्जी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो हमारे पास दो ड्यूटी हमारी बन जाती है। पहला, जो भी भंडार है, भंडार या फिर रिसोर्सेज कह सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं इनको धीरे धीरे खर्च किया जाए, धीरे धीरे खर्च करें, यानी बचत करके चलें। पहली बात, लेकिन बचत करने से भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम कितनी भी बचत कर लें, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े से बड़े राजा का खजाना एक दिन खाली हो जाता है अगर हम उसमें और नया धन ना डालें। आपके पास बहुत सारा पैसा है और रोज़ उसमें से कुछ कुछ पैसा हम लोग निकाल ले रहे हैं, कुछ कुछ पैसा हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो बड़े से बड़े राजा भी आप क्यों ना हो, लेकिन आपका कोष, आपका जो भंडार है वो खाली हो जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रकृति में उपस्थित जो भी हमारे एनर्जी का भंडार है, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या वुड हो गई, लकड़ी हो गई, है ना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की एक लिमिट है। अगर हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे तब हमारे पास ये नहीं बचेंगे, और नया बनने में तो बहुत टाइम लगता है, उसको हम अपने जीवन में ना के बराबर ही मान के चलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? इसलिए हम इसको डालते हैं नॉन रिन्यूएबल टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज में डाल। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज था। तो हम, एक तरीका तो ये है कि इनको धीरे धीरे खर्च करें, दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी एनर्जी, ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उनको दूसरे अल्टरनेट ढूंढ लें, उनके दूसरे विकल्प ढूंढ लें, उनके दूसरे विकल्प ढूंढ लें। तो उनके दूसरे विकल्प जब हम ढूंढेंगे तब क्या होगा? तब हमें पता चलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी भी कोई चीज़ है जो हवा के बहने से प्राप्त कर सकते हैं, जो पानी के बहने से प्राप्त कर सकते हैं, जो सूर्य के निकलने से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, इनका भी प्रयोग हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिकली ये सब्जेक्ट आपके यहाँ डाला गया है, इसके पीछे ये बेसिक रीज़न है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जब कोई क्वेश्चन में किसी तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल? तो आपको कैसे पहचानना है? ऐसे फ्यूल जो कैसे हों, हजारों वर्ष पहले पृथ्वी में दब जाने के कारण बने हैं, जैसे कोयला, ना जंगल के जंगल पृथ्वी के नीचे दब गए, है ना, भूकंप से दब गए या किन्हीं अन्य कारणों से दब गए पृथ्वी के अंदर, तो वो क्या बन गए? कोयला बन गए, है ना। जानवर दब गए तो वो सारे क्या बन गए? और वनस्पतियां दब गई तो वो पेट्रोलियम बन गए, है ना। तो ऐसे फ्यूलों को हम क्या बोलते हैं? फॉसल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसल फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, सारे फ्यूल एक तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देखो, विंड एनर्जी फॉसल फ्यूल नहीं है, सोलर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बायोमास बिल्कुल भी नहीं है, क्या बचा? कोल। तो कोल विल बी योर राइट आंसर। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा बेटा? कोल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, शो आंसर। देखो, कोल क्या है आपका? राइट आंसर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फ्रॉम। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो कहाँ से आते हैं? हवा से आते हैं क्या? नहीं। रेडियो एक्टिव मटेरियल से आते हैं क्या? नहीं, ये दोनों नहीं है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या आते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, नाभिकीय ऊर्जा आती है, ठीक है। अब आ जाता है कोल्डेड मैग्मा। मैग्मा से आते हैं क्या? ज्वालामुखी से? ज्वालामुखी से भी नहीं आते। कहाँ से आते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से, प्लांट और एनिमल के दबने से, बचने से जो है हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। आंसर देखिए, ठीक है, ये आंसर आपका सही है। आप नोट करते चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको हाइड करें, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमको कहाँ से मिलती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो बेटा हाइड्रो दो चीज़ों से मिलके बना है ना। पहला क्या है? हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पावर मतलब ऊर्जा। तो ये किससे मिलता है? पानी के मूवमेंट से। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप देखें, तब आपने बचपन में एक नियम पढ़ा है कि कोई भी वस्तु है या तो वो स्थित अवस्था में हो, ठीक है, या वो कैसी हो? गतिमान अवस्था में। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है बालक, कि इनमें इन दोनों का सम जो होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। आपने बचपन में पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों का योग कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अगर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो पानी का जो हेड होता है, यानी पानी अगर किसी ऊंचाई पर है और उसको वहाँ से छोड़ दिया गया, जैसे नदियों में ऊपर पहाड़ों से पानी आता है तो पानी वहाँ से छूट जाता है, तो पानी की स्पीड क्या होती है? तेज होती है। यानी वाटर हेड होता है, पानी की स्पीड तेज होती है, उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो पानी की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को हम प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए पानी यहाँ से बह के आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है, ठीक है, नीचे उल्टा बन गया, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, तो ब्लू कलर का पानी होता है तो ब्लू कलर ले लेते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पहाड़ हैं और पहाड़ों से ये पानी बह के आ रहा है, खूब सारा पानी बह के आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस पानी में क्या है? बह रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा है ना, इसका अपना कुछ द्रव्यमान है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं, यहाँ पे पंखा लगा देते हैं, ए ऐसे करके ये पंखा लगा दिया, ठीक है, और इसको जोड़ दिया किससे? मोटर से जोड़ दिया।
और इसमें क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक मोटर लगी हुई है। अब बताइए ये पानी बहेगा तो ये पंखा घूमेगा, पंखा घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो अंदर क्या होगा, अंदर एक मोटर लगी है। और मोटर में आपने पढ़ा है जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमती है, कोई कॉइल घूमती है, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हम पानी से क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से इस कुंडली को घुमाते हैं, कुंडली मतलब कॉइल को घुमाते हैं, और कॉइल से हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो कि ऐसे करके बल्ब होता है और वो फिर जल जाता है ना, ऐसे बल्ब जल जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमको हाइड्रो पावर से एनर्जी मिलती है। तो हाइड्रो पावर एनर्जी हम लोग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से, मूविंग वाटर से। मूविंग वाटर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, और क्या होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है। इन दोनों ही एनर्जी को हम बदल देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब आपको जो है ज़्यादा समझ में आया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। मूविंग वाटर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी फ्रॉम सन इज नोन एज, सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे मिलती है, वाटर से। जियोथर्मल एनर्जी किससे मिलती है, भूगर्भ ऊर्जा से। विंड एनर्जी किससे मिलती है, वायु से। तो बचा क्या, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सोलर एनर्जी हमें मिलती है सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कौन सा एनर्जी रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। तो देखते हैं। मिल्क, मिल्क से तो कोई लेना देना नहीं है। बायोमास, बायोमास रिन्यूएबल है। हम बायोमास बार बार बायोमास प्लांट में, जब मैं बायोमास प्लांट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बायोमास जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। अब आता है वाटर। वाटर कैसा है, वाटर भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी आता है। तो बचा क्या, कोल। कोल हमारा कैसा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। कोल देखिए आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉसल फ्यूल आर क्लासिफाइड, फॉसल फ्यूल आर क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बिकॉज ऑफ, यानी जो भी फॉसल फ्यूल होते हैं, फॉसल फ्यूल मतलब प्राकृतिक फ्यूल जो हमको मिले हैं, ठीक है। तो अगर जो भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं, एक मिनट, हाँ, तो जो भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा समय लगता है ना। इतना समय लगता है कि लाखों करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष तो लगते ही हैं, लाखों या हज़ारों वर्ष मान लो। अब हमारी एज क्या है, हमारी एज 100 वर्ष मान के चलते हैं, अगर आप बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ हैं। अब मिल्खा सिंह जी इतने स्वस्थ व्यक्ति, पूरे शरीर से हर तरीके से मजबूत, फेफड़ों से मजबूत, वो भी 91 ईयर में उनकी डेथ हो गई है ना। तो 100 वर्ष तो मान नहीं सकते, हम मान के चलते हैं अपनी एज 80। तो 1000 के कंपैरिजन में 80 तो बहुत दूर है। यानी हमने अगर जो भी कोयला खर्च किया वो अपने जीवन में खर्च कर लिया, उसके बाद में हमें मिलेगा नहीं, है ना। तो इसको हम ऐसा कैसा एनर्जी रिसोर्सेज मानते हैं, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा से बना नहीं सकते, है ना। तो क्या होता है, ऑप्शन देखिए, मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। कैसा है बेटा, टाइम टेकिंग है ना। टाइम टेकिंग इतना ज़्यादा है कि हम इसको नॉन रिन्यूएबल मानते हैं, है ना। इसको बनाने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, और बनेगा भी नहीं बनेगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो। तो कह रहे हैं फॉसल फ्यूल्स आर क्लासिफाइड एज द नॉन रिन्यूएबल बिकॉज ऑफ दे, क्यों, रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, महंगे इक्विपमेंट लगते हैं। अगर महंगे इक्विपमेंट लगते होते और बन रहा होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बना लेते। कैन बी फाउंड इन एयर, नहीं। एयर या ऑल ओवर, कैन बी फाउंड ऑल ओवर, हमें हर जगह मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेस, यस।
It is a time taking process. Millions of years was taken to produce uh, fossil fuels like petroleum and coal etc. Okay, natural gas etc. Okay, and last में देखते हैं provide all the energy we use. No, that is not. तो क्या है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेस, यानी इसका आंसर क्या है, फॉसिल फ्यूल को हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। अगर आज हमने कोयला खर्च, आज मान लो हमने 1 किलो कोयला खर्च किया या 1 लीटर पेट्रोल खर्च किया, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो घटना हुई थी उसमें जो पेट्रोल बना था उसका हमने एक छोटा सा भाग खर्च किया, और ये अब आगे नहीं मिलेगा। आगे जब नहीं मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। इसको चेक करा देता हूँ आप लोगों को लगे ठीक है, सही आंसर, ये वाला आंसर है। मैं भी अपना पेन ग्रीन कर लेता हूँ, रुको, चलिए ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर 2 एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की क्या एडवांटेज होते हैं। अब सवाल सबसे पहला यही उठ जाता है कि जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, है ना, क्या होता है जियोथर्मल एनर्जी। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होता है, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है ये गोल है, ये गोल तो नहीं बनी, अब बनेगी। पृथ्वी गोल है, अच्छा गोल भी नहीं है, कैसी है, ऐसी है, अंडाकार है। तो पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग, सब लोग कहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग यहाँ इधर उधर खड़े हुए हैं। पृथ्वी के अंदर अंदर हम जैसे जाएंगे अंदर की तरफ, पृथ्वी कैसी होती जाएगी, गर्म होगी अंदर, और यहाँ से जो एनर्जी हमको मिलेगी, ये जो एनर्जी हमको मिलेगी ये कैसी होगी, जियोथर्मल एनर्जी। देखिए भूगर्भ से मिल रही है ना, ज़मीन के अंदर से मिल रही है, भूगर्भ से मिल रही है, ज़मीन के अंदर से मिल रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। ये है आपका जियोथर्मल एनर्जी। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे रॉड्स को या इस तरीके के थर्मोकपल्स को डालते हैं, और वहाँ से जो एनर्जी ऊर्जा मिलती है उससे हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या उस गर्मी का जिसमें तरीके से हम प्रयोग करें उस तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस इज़ जियोथर्मल एनर्जी। तो आइए इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऑप्शंस में क्या है। हाँ, जियोथर्मल एनर्जी के उसको देखते हैं ऑप्शंस को। व्हाट आर 2 एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। नंबर 1, चीप एंड लॉट ऑफ पोल्यूशन, सस्ता है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, पोल्यूशन तो नहीं करता भाई। चीप एंड लिटिल पोल्यूशन, हाँ ये चीज़ हो सकती है। एक्सपेंसिव एंड लॉट ऑफ पोल्यूशन, नो पोल्यूशन तो करता नहीं। एक्सपेंसिव एंड लिटिल पोल्यूशन, एक्सपेंसिव और लिटिल पोल्यूशन भी नहीं है। कौन सा है, चीप एंड लिटिल पोल्यूशन इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फॉसल फ्यूल इज माइंड फ्रॉम द ग्राउंड। किस प्रकार का फॉसल फ्यूल हम लोग ग्राउंड से निकालते हैं, ज़मीन के अंदर से। माइंड का मतलब क्या होता है बेटा, माइंड का मतलब क्या होता है, खुदाई। किससे होती है, खदानों से, है ना। खदानों से खुदाई करके हम किस प्रकार का फ्यूल निकालते हैं,
तो कहते हैं ना कोयले की खदान में कोयला मिलता है, कोयले की खानों में, है ना, खदानों में, तो विंड तो हमें खदानों में मिलेगी नहीं, है ना, तो ये कैंसिल हो गया। बायोमास भी हमें खदानों में नहीं मिलेगा, ये तो हमारे द्वारा यूज़ दिया हुआ कचरा होता है। एयर भी नहीं होगा, क्या होगा बेटा, कोल, तो कोल विल बी योर राइट आंसर। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, कोल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया आपको डिस्कशन समझ में आया होगा, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे MCQs टाइप क्वेश्चन किए थे वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए MCQs के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों का और अपना ख्याल रखिए। कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दीजिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।